नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक सत्ता और वैधता या औचित्यपूर्णता। एक ही बात है, सत्ता और वैधता और औचित्यपूर्णता क्या है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें वायरस्टेड महोदय ने अपनी परिभाषा दी है। वायरस्टेड महोदय ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत आधार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। वह स्वयं शक्ति नहीं है। स्वयं शक्ति नहीं है। ये परिभाषा दी है वायरस्टेड महोदय कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का, इससे पहले हमने शक्ति का अध्ययन किया था कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वो स्वयं शक्ति नहीं है। यानी सत्ता वो है जो शक्ति का प्रयोग करती है, खुद शक्ति नहीं है। ये वायरस्टेड ने कहा है। सत्ता का मतलब ये, चाहे राजनीतिक सत्ता हो, चाहे नौकरशाही सत्ता हो, चाहे और कोई सत्ता हो। सत्ता का मतलब सीधा सा ये है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। वो संस्था है शक्ति की जो शक्ति का प्रयोग करती है। सत्ता हम देखें राजनीति विज्ञान में, राजनीति में सत्ता की भूमिका। पहला टॉपिक हमारा आता है राजनीति में सत्ता की भूमिका। राजनीति में सत्ता की क्या भूमिका है? राजनीति में सत्ता को हम क्या समझते हैं? सत्ता को राजव्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जाता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है। सत्ता वो उपकरण है जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिससे हमें प्रभाव मिलता है, जिससे हमें नेतृत्व मिलता है। और ये सब सत्ता द्वारा ही हम नीति का निर्माण करते हैं, समन्वय करते हैं, अनुशासन करते हैं, प्रत्यायोजन करते हैं। आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव हो सकती है। यानी शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व मूल उपकरण हैं, और इन उपकरणों द्वारा, सत्ता के जो ये उपकरण हैं, शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व, इन उपकरणों द्वारा नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता से संभव होती हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। चाहे औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, दोनों जो संगठन हैं, दोनों संगठनों में सत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। सत्ता को कभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि सत्ता की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह है बिना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण किए रह सकता है। लोकतंत्र में सत्ता का अधिष्ठान और जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। राज व्यवस्थाएं एवं राजनीति में सत्ता को बढ़ाना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इसी से संबंधित होती है। बहुत अधिक सीमा पर इसी पर निर्भर करती है। ये है सत्ता में, राजनीति में सत्ता की भूमिका। नेक्स्ट है हमारा सत्ता की अवधारणा, अर्थ हो गया। सत्ता की
अवधारणा, सत्ता की अवधारणा, अर्थ एवं व्याख्या, अर्थ एवं व्याख्या। सत्ता की अवधारणा, सत्ता को हम क्या समझते हैं, सत्ता को हम किसे किसे सत्ता कहते हैं, इस बात का मतलब है कि सत्ता की अवधारणा, अर्थ और व्याख्या, अर्थ और व्याख्या। हम सत्ता किसे कहते हैं? समाज विज्ञानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कोश सोशल साइंसेज इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सत्ता की अनेक व्याख्याएं की जा सकती है, किंतु उन सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व से जुड़ी है। जैसे मैंने बताया शुरू में, सत्ता शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व उसके उपकरण हैं, उनसे जुड़ी रहती है। सत्ता की प्रमुख परिभाषाएं जो पहले हम कहा है वो ये, एक जो प्रमुख परिभाषा है वो बायरस्टेट की जो परिभाषा हमने शुरू में की, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वो समय शक्ति नहीं है। बायरस्टेट मुद्दे कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, वो है समय नहीं है। पहले लेखक वाइट की यह परिभाषा है। दूसरे बीच महोदय कहते हैं दूसरे के कार्य निष्पादन को प्रभावित और निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। तीसरे हेनरी फ्योल महोदय कहते हैं सत्ता आदेश का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। चौथा एलन महोदय कहते हैं सौंपे गए कार्यों को निष्पादन के संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ और अधिकार सत्ता कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं थियो हेमैन की, मेरी पार्कर फार्नट की, चेस्टर बनार्ड की आदि लोगों ने सत्ता के प्रसंग में महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं। अब हम बात करते हैं सत्ता की प्रकृति क्या है। तीसरा है हमारा सत्ता की प्रकृति, सत्ता का नेचर क्या है या सत्ता क्या है। सत्ता की प्रकृति में हमारा पहला आता है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। पहला आता है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत, औपचारिक सत्ता सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। औपचारिक मतलब सीधा सत्ता की, ये आदेश देने वाली है। सत्ता का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलती है और अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट और वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। इसके आदेश या सत्ता का एक पदस्थ क्रम बना होता है। इसको हम सबसे बढ़िया जो पदस्थ क्रम है इसको पुलिस विभाग में समझ सकते हैं। सबसे ऊपर जो सत्ता होती है वो डीजीपी होता है। डीजीपी के नीचे आईजीपी, आईजीपी के नीचे डीआईजीपी, डीआईजीपी से नीचे एसपी, एसपी से नीचे एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी से नीचे या एडिशनल एसपी से नीचे जो सत्ता होगी वो होगी डीवाईएसपी, डीवाईएसपी से नीचे जो होगा वो सीओ, सीओ के नीचे होगा जो होगा एसएचओ, एसएचओ के नीचे जो होगा हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के नीचे होगा कांस्टेबल। इस प्रकार से हम सत्ता की जो पदक्रम है उसको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा जो समझ सकते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट को समझ सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे ऊपर जो सत्ता होती है डीजीपी, आईजीपी, डीआईजीपी, एसपी, एएसपी, डीवाईएसपी, सीओ, एसएचओ, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। इस प्रकार से हम सत्ता का औपचारिक सत्ता सिद्धांत समझ सकते हैं, जिसमें औपचारिक रूप से सत्ता ऊपर से नीचे की ओर शक्ति का प्रयोग करती है, शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करती है। दूसरा हमारा आता है अनौपचारिक स्वीकृति सिद्धांत। दूसरी जो सत्ता है वो स्वीकृति सिद्धांत है कि उसको स्वीकृति द्वारा माना जाता है। स्वीकृति सिद्धांत, स्वीकृति सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी। इसका मतलब है कि व्यवहारवादी
मानव साम्यवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अधीनस्थ जो चाहते हैं उसकी स्वीकृति पर सत्ता निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता की स्थिति बन जाती है। बनार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में लिखते हैं कि अधीनस्थ आदेश को स्वीकार करे, इसके लिए 4 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। अधीनस्थ किस हालत में सत्ता के आदेश को स्वीकार करते हैं? नंबर 1, अधीनस्थ अधिकारी आदेश सूचना को समझ सकता हो। दूसरा, जो आदेश है उसको समझ सकता हो। दूसरा है अपने निश्चित करने के लिए विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों को न्याय संगत नहीं है, असंगत नहीं है, निर्णय लेने में सोचता हो। चौथा, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की क्षमता रखता हो। 4 चीज़ों में अधीनस्थ स्वीकृति देता है। नंबर 1 तो वो उसको समझता हो कि ये आदेश काम करने लायक है। तीसरा ये है कि ये संगठन की दृष्टि से असंगत नहीं है। तीसरा, वो लेते समय ये सोचता है कि संबंधित जो आदेश है उसके व्यक्तिगत इसके अनुकूल नहीं है। और चौथा वो है कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की पालन करने लायक है। ये है सत्ता की प्रकृति, सत्ता के नेचर, सत्ता की विशेषता। अब हमारा आता है सत्ता के स्रोत या प्रकार। चौथा है सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार। सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार कौन कौन से? सत्ता कौन कौन सी सत्ताएं होती हैं? नंबर 1 है परंपरागत सत्ता। नंबर 1 हमारा आता है परंपरागत सत्ता, जो परंपरा से चली आ रही है, जो परंपरागत है वह परंपरागत सत्ता है। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि ऐसा हमेशा से हो रहा है, यानी ऐसा परंपरा चली आ रही है, जो सत्ता का इस प्रकार परंपरागत कहा जाता है कि ये सत्ता हमेशा से सदैव से चली आ रही है। इस प्रकार की परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति में अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता को प्रत्यायोजन सत्ता का मात्र अस्थायी रूप किया गया है, पूर्ण रूप से सर्वोच्च अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष शक्ति को धारण करते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा। नंबर 2 है बौद्धिक कानूनी और वैधानिक सत्ता। बौद्धिक कानूनी और वैधानिक, बौद्धिक कानूनी और वैधानिक सत्ता। बौद्धिक कानूनी और वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उच्च अधिकारी अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वो उचित या पूर्णता समझते हैं, तब इस स्थिति की सत्ता को बौद्धिक कानूनी सत्ता माना जाता है। यह सत्ता वैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है, जो कानून के द्वारा प्राप्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल का बहुमत प्राप्त होता है, तो बहुमत के सदस्य से किसी भी अपने नेता को निर्वाचित सदस्य को प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। तब यह सत्ता बौद्धिक तार्किक आधार पर होती है। इसमें सत्ता का प्रयोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है। कर्मचारी वैधानिक दृष्टि से स्थापित नियुक्त आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही में भी शुद्ध रूप से प्रकट होता है। तीसरा आता है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता। तीसरा आता है करिश्माई सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को इस आधार से न्याय संगत मानते हैं कि उस पर सत्ताधारी का व्यक्तित्व प्रभाव है, तब उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं।
इस सत्ता की स्थिति प्रयोजन नहीं होती। अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी व्यक्ति के सेवक के रूप में आचरण करते हैं और अधीनस्थ उसका अनुयायी होते हैं। यह प्रिय नेता के करिश्माई आदर्श नेतृत्व होता है, जैसा भारत में पंडित नेहरू का नेतृत्व था, श्रीमती गांधी का नेतृत्व था और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व है। ये जो सत्ता है, ये सत्ता हम करिश्माई सत्ता कह सकते हैं। अब संस्थागत दृष्टि से इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। सत्ता के आधार पर व्यापक सत्ता के प्रयोग होते हैं। क्षेत्रीयता की दृष्टि से प्रयोग होता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, अपेक्षाकृत व्यापक संदर्भ में होता है, सरकार के न्याय संगत आधार पर होता है, संवैधानिक दृष्टि से होता है, राजनीतिक दृष्टि से होता है, संचात्मक दृष्टि से होता है और विभिन्न विषयों की दृष्टि से होता है। नेक्स्ट आता है सत्ता के आधार। सत्ता के आधार क्या है? सत्ता के आधार, सत्ता के आधार। सत्ता एक ऐसा स्वतंत्र परिपक्व है जिसका शक्ति, प्रभाव आदि के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। सत्ता के अनेक स्रोत और आधार होता है। सत्ता का मूल आधार तो औचित्यपूर्णता है, क्योंकि सत्ता आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थों के मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वास, विचारों की एकरूपता, विचित्र दंड विधान, अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरण दबाव आदि सत्ता के आधार माने जाते हैं, जिनके आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। सत्ता के आधार पर किन किन आधारों पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है? शक्ति प्रभाव का घनिष्ठ संबंध है। उसके अलावा औचित्यपूर्णता क्या है, उसका पालन करने वाले और उनके बीच में संबंध क्या है, विश्वास कैसा है, विचारों में एक रूपता कैसी है, विभिन्न दंड विधान कैसे हैं, अधीनस्थों की प्रकृति क्या है, पर्यवेक्षण दबाव क्या है। पर्यवेक्षण दबाव में आंतरिक तथा बाहरी दोनों होते हैं। इस प्रकार सत्ता को हम सत्ता के आधार होते हैं, जिनके आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सत्ता पालन के आधार। नेक्स्ट है सत्ता पालन के आधार। सत्ता पालन के आधार। सत्ता का पालन किस प्रकार से किया जाए, वो आधार। सत्ता का पालन क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या आधार है। सत्ता पालन के आधार में नंबर 1 बात करते हैं, हम थोड़ा सा इसको अध्ययन करते हैं। सत्ता एक महत्वपूर्ण संगठन है। व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं, इसके प्रकृति के संबंध में प्रतिबद्ध 2 सिद्धांत, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत है, में प्रश्न की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर, मैकर पार्कर फॉलर, चेस्ट बर्नार्ड द्वारा इन शब्दों में विचार किए गए, लेकिन इस संबंध में साइमन के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साइमन ने सत्ता पालन के प्रमुख रूप से 4 आधार बताए हैं। कौन कौन से 4 आधार बताए हैं? नंबर 1 विश्वास। नंबर 1 विश्वास। विश्वास के आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है। विश्वास सत्ता का सबसे प्रमुख आधार है। अधीन सत्ताधारियों के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेश का पालन करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना सरल और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है, सत्ताधारी के लिए आदेश पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है। आदेशों का पालन करने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लेना होता है। नंबर 2 एकरूपता। सत्ता के तहत जो आदेश का पालन किया जाता है वो सभी आदेशों के साथ एकरूप होना चाहिए, किसी के साथ अलग अलग नहीं होना चाहिए। मानव स्वभाव है कि सब लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है। जो उसके अधिकारों, आदेशों को एकरूपता रखते हैं, पालन करवाने संबंध एकरूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद, फासीवाद, सीधे से वे अनुकूल किसी भी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थ एवं सामान्य नागरिकों का रूप डालने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 3 है दबाव। दबाव अनेक बार दबाव आज्ञाकारी शक्ति का पालन करवाने का कार्य करता है। प्रत्येक संगठन, प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्या में ऐसे लोग होते हैं जिन पर विश्वास और एकरूपता का प्रभाव कम होता है। जिनमें लोग विश्वास नहीं करते, एकरूपता नहीं करते, तो वे दमन और दबाव की भाषा से समझते हैं। सत्ताधारी का प्रयत्न यह होता है
कि वह सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव बनाने की आवश्यकता न पड़े। इस दृष्टि से आवश्यक है सत्ताधारी अधिकारियों को औचित्य स्पष्ट हो। नंबर 4 है वैधानिकता। वैधानिकता, जो उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को आदेश का पालन करवाया जाता है वो वैधानिकता के आधार पर जाता है। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है। कौन अधिकारी बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, ये मैंने आपको पुलिस विभाग का सबसे सरल संगठन बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन है, कौन किसको आदेश देता है। तो इस आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है। इस पद सोपान उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ताधारी आदेशों की वैधता प्राप्त होती है। साइमन सत्ता की इस मान्यता को स्वीकार किया जाता है कि उच्च सत्ता पदाधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस दृष्टि से संभव है, स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता को निकट खड़ा हो जाता है, जब सत्ताधारी प्रति को आघात पहुंचता है, तो उस स्थिति में सत्ता का पालन किया जाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है सत्ता की सीमाएं। सत्ता की सीमाएं। सत्ता की सीमाएं। सत्ता की सीमाएं क्या है? सत्ता का कहाँ तक अपने प्रयोग कर सकते हैं, सत्ता को कहाँ तक, सत्ता बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सभ्य और सुसंस्कृत समाज में कुछ सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देता है जिसका पालन किया जाना नितांत आवश्यक होता है। सत्ता की सीमाओं से अच्छा है कि सत्ता का प्रयोग, परिचालन पर प्रतिबंध, जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग न हो किया जा सके। सत्ता को संवैधानिक कानूनों, राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है। वह संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, नैतिक अवधारणा को उल्लंघन नहीं कर सकती। सत्ता की सीमाओं में हम कुछ सीमाओं का, मुख्य सीमाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक सीमाएं, मूल्य, परंपराएं, नैतिक अवधारणा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सत्ता की ये सीमाएं प्राकृतिक, नैतिक, उद्देश्यात्मक, बाहरी, आंतरिक, बाहरी और प्रक्रिया संबंधी हो सकती है। तो सत्ता की सीमाओं को लेकर के हैं। सत्ता की सीमा नंबर 1 होती है प्राकृतिक। नंबर 2 है नैतिक। नंबर 3 है उद्देश्यगत। नंबर 4 है आंतरिक। नंबर 5 है बाहरी और नंबर 6 है प्रक्रिया संबंधी। प्रक्रिया संबंधी यानी सत्ता की 6 सीमाएं हैं जिनके आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक सीमाओं, मूल अधिकारों का उल्लेख हो या न हो, संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो न हो, किसी भी राज्य व्यवस्था में यह अधिकार नहीं हो सकता कि नागरिकों के जीवन स्वतंत्रता प्राय में सीमित से वंचित कर दे। फिर आता है उसका नैतिक, धार्मिक विश्वास। नैतिकता, धार्मिक विश्वास भी सत्ता की सीमा है, सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तब उसका पालन कराना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। नंबर 3 है संस्कृति। संस्कृति लोगों के जीवन का ढंग है। लोगों के जीवन का ढंग का नाम है, जिसमें कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत, विचार के रूप में प्रकट। सत्ता की संस्कृति समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होता, न ही उसके द्वारा किया जा सकता। नंबर 7 है संविधान, नियम, उपनियम, उद्देश्यगत। संविधान, नियम, उद्देश्यगत सत्ता का अंतिम स्रोत होता है। सर्वोच्च सत्ता के लिए संविधान की पालना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम, उपनियम बना देती है। ये नियम, उपनियम सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देता है। नंबर 5 है आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था की आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती है, अतः वे आर्थिक व्यवस्थाओं को सीमित करते हैं। नंबर 6 अधीनस्थों की क्षमताएं, वे अधीनस्थ उस आदेश का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर 7 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून। वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में ऐसा उपयोग किया जाना ठीक है या नहीं। तो हम एक बार पुनः देख सकते हैं, हमारा है
कि हमने सत्ता को समझने की कोशिश की, सत्ता शक्ति सत्ता और वेदता को हमने आज पूरा कर लिया। औचित्य पूर्णता हम सत्ता को हमने आज कर लिया, वेदता और औचित्य पूर्णता हम कल करेंगे। तो सत्ता में वाइससन ने अपनी परिभाषा दी थी, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वो स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता की हमने इसको सबसे पहले पढ़ने के सत्ता में राजनीति में सत्ता की भूमिका, सत्ता की अवधारणा, अर्थ और व्याख्या, सत्ता की प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक औपचारिक और एक स्वीकृति सिद्धांत। प्रकृति या सिद्धांत, सत्ता के स्रोत, सत्ता के प्रकार कौन से, परंपरागत, बौद्धिक, कृष्णमय। सत्ता के आधार और सत्ता पालन के आधार, विश्वास, एकरूपता, दबाव, वैधानिकता। सत्ता की सीमाएं, प्राकृतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, उद्देश्य, आंतरिक, बाहरी, संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून। थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा औचित्यपूर्णता। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज दूरी का पालन करें और मास्क का प्रयोग